हेलो एवरीवन। जैसे जानता हूँ आपको वीडियो पीएचडी की समझ में आई होगी। हमने यहाँ तक कर दिया था, हम चलते हैं आगे। हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो गया था। चलिएगा हमारा सी प्रोसेसर। द सी प्रोसेसर इज a separate program that processes the source code before the actual compilation begins. It is not part of the compiler। यह कंपाइलर का पार्ट नहीं है itself, but acts a preliminary step in the overall completion process। यह खुद में प्रिलिमिनरी स्टेप करता है और ओवरऑल completion process करता है। Its primary function is the perform text substitution and conditional inclusion based on directives embedded in the source code। इसमें source code है। की फंक्शंस ऑफ द सी प्रोसेसर। सी प्रोसेसर के की फंक्शन फाइल इंक्लूजन डायरेक्टिव लाइक include instruct the processor to include the context of specified header file into the current source file। This allows for modularity and the reuse of declarative and definitions। include include stdio.h। include मतलब इसकी डेफिनेशन होती है include stdio.h की। includes फिर ये जो है st का मतलब स्टैंडर्ड, i का मतलब इनपुट, o का मतलब आउटपुट, h का मतलब हेडर फाइल। includes stdio include standard input output header file। in C programming header, यहाँ पर लिखा है header file is a file with a .h extension that contains declaration of function variable macros and other identifiers। These declaration provide an interface for other parts of the program to use the features defined in the corresponding source file। मतलब जब भी अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, हमने पहला प्रोग्राम भी बनाया था हेलो वर्ल्ड का, तो सबसे पहले हमारा include stdio डॉट h यूज होता है। और अगर हम टर्बो सी में बनाते हैं तो जस्ट इसके नीचे include conio डॉट h यूज होता है। Purpose of header files sharing declaration। header file allow declaration to be shared across multiple header file। हमारी declaration को allow करता है और multiple शेयर करता है source file में without needing to rewrite them in each file। promote codes reusability and consistency। ये हमारे कोड्स को प्रमोट करता है। separation of interface and implementation। this इंटरफेस और इससे हम इंटरफेस और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, मतलब प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। दिस सेपरेट द व्हाट डिक्लेरेशन हमारा हो गया व्हाट फ्रॉम द हाउ डेफिनेशन। दिस मीन्स a header file tells you what function or data type are available, but not how they are implemented। The actual implementation details are in the corresponding .c source file।
हमारे हेडर फाइल्स में फंक्शन और डेटा टाइप अवेलेबल होते हैं, तभी हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है। अगर हम हेडर फाइल नहीं लगाएंगे तो अगर हम हेडर फाइल नहीं लगाएंगे तो हमारी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। हमारी कोरस्पॉन्डिंग बता दी है। ऑर्गेनाइजेशन एंड रीडेबिलिटी पढ़ेंगे अब। हेडर फाइल्स help organization code by grouping related declarations together, making the code base more manageable and easier to understand। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन रीडेबिलिटी थी। इसमें हम हेडर फाइल हेल्प ऑर्गेनाइजिंग कोड बाय ग्रुप रिलेटेड डिक्लेरेशन टुगेदर। ये हमारा हेडर फाइल है, ऑर्गेनाइजेशन कोड के द्वारा ग्रुप रिलेटेड डिक्लेरेशन से हेल्प लेती है। मेकिंग द कोड के बेस मोर मैनेजेबल एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। इससे हमारा कोड ईजी हो जाता है, आउटपुट जल्दी आता है। अवॉइड मल्टीपल डेफिनेशन by include only declaration in header files. The one definition rule is adhered to preventing error that arise from defining the same function or variable multiple time across different source file। by include only हम इसमें केवल including यूज करेंगे हेडर फाइल्स में। ये वन डेफिनेशन रूल है, इसमें हम और कुछ यूज नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ हेडर फाइल्स के टाइप पढ़ेंगे अब। सिस्टम डिफाइंड हेडर फाइल के हमारे कितने सिस्टम डिफाइंड है। These are standard library header files provided by the C compiler। हम इसको C compiler में बना सकते हैं, आपको मन हो टर्बो C में बना सकते हैं। अगर लैपटॉप हो, अगर किसी के पास लैपटॉप नहीं है तो गूगल पर जाना और C compiler ओपन करना, उस पर बनाना। एग्जाम्पल stdio.h फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। और हम इसमें math.h लगाते हैं और ये हमारा फंक्शन दूसरे फंक्शन के लिए लगता है, मैथमेटिकल फंक्शन के लिए। अभी हम स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ रहे हैं तो math.h फॉर मैथमेटिकल फंक्शन दे आर इंक्लूडिंग एंगल ब्रैकेट मतलब जो stdio.h इंक्लूड, देखो ये नीचे लिख रहा है, जैसे जैसे ये लिख रहा है ये वाले ब्रैकेट। यूजर डिफाइंड हेडर फाइल, these are created by the programmer for their own projects, typically containing declaration specific to their application. They are included using double quotes. These are created by the programmer। इसको जब प्रोग्रामर क्रिएट करेगा for this own project typically, तो वह अपने टाइप से अपने प्रोजेक्ट को कंटेन करेगा, अपने स्पेसिफिक देगा, डिक्लेरेशन लगाएगा, एप्लीकेशन लगाएगा, तो उसमें इंक्लूड यूज करेगा डबल कोट्स के द्वारा। तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है हैशटैग इंक्लूड माई स्पेस यूटिलिटी डॉट एच। ये भी आपका सब यूज होगा इसमें। ऑन एम्प्टी सी प्रोग्राम, कोई अगर हमको कोई एम्प्टी सी प्रोग्राम बनाना है, मतलब हमने प्रोग्राम बनाया और हम जब उसको रन करेंगे तो कुछ नहीं आएगा हमारा आउटपुट, तो ऐसे बनेगा, वो होता है हमारा एम्प्टी सी प्रोग्राम। इवन an empty C program must include a main function since it's the entry point of execution। Here the simplest valid C program, ये हमारा C प्रोग्राम का सबसे सिंपल प्रोग्राम है। बस इसमें क्या लिखना है, हैशटैग इंक्लूड stdio.h
एंगल ब्रैकेट, इन मेन ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, फिर रिटर्न जीरो, सेमीकोलन, फिर ब्रैकेट क्लोज। देखो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट लाइन दी गई है। लाइन एंड डिस्क्रिप्शन इंक्लूड stdio, include the standard input output library, not strictly needed if you are not sharing using input output but commonly present. Int main, the main function where execution start, return zero, return zero to indicate successful execution। मतलब इंक्लूड stdio.h, ये हमारा जरूर ही लगाना होता है जब हमारा प्रोग्राम चलता है। अगर हम इसमें ये जो इनपुट आउटपुट है हमारे, ये कॉमनली हमें यूज करने पड़ते हैं। अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो हमारा प्रोग्राम एरर बताएगा। इंट मेन, द मेन फंक्शन वेयर एग्जीक्यूशन स्टार्ट, इंट मेन से हमें पता चलता है कि हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है। अब इसके नीचे जो हम प्रिंट करेंगे वही हमारा आएगा। रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, जब हम लिखते हैं रिटर्न जीरो एंड सेमीकोलन लगाते हैं तब हमारा एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बीच में जो एरर है वो आपको ये बताएगा। अगर नहीं है तो रन होकर जो आपने इंट मेन और रिटर्न जीरो के बीच में लिखा है वो आपका आउटपुट बन के आ जाएगा। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, कंपेयरिंग कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में कितने डिफरेंस है। द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ हैव सिमिलर वर्क्स टू परफॉर्म, मतलब कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों सेम वर्क करते हैं। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर कोर्स द सोर्स कोड HLL टू मशीन कोड, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर कन्वर्ट करते हैं सोर्स कोड HLL को मशीन कोड में, अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा। इन जनरल कंप्यूटर प्रोग्राम एक्सिस्ट इन हाई लेवल लैंग्वेज दैट अ ह्यूमन बीइंग कैन इजीली अंडरस्टैंड। सामान्य में जो हमारे कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमारे ह्यूमन बींग्स ने इसके द्वारा इजीली करती है, बट computers cannot understand the same high level language। जो कंप्यूटर्स की लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज वो थोड़ी सेम नहीं है। So for computer we have to convert them to machine language and make them readable। In this article we are going to see the difference between them। हमने इसके बीच में ये डिफरेंस देखा है। हमारा कन्वर्ट मशीन लैंग्वेज हमें कन्वर्ट कर देते हैं बस ये। व्हाट इज कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर, टेक्स इनपुट i.e. high level language example and produce an output of low level language example machine और assembly language। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई थी जब जब आपको मैंने जनरेशन लैंग्वेज पढ़ाई थी। देखना, the work of compiler is to transform the code written in the programming language into machine code format of zeros and ones complement so that computers can understand। हमारे कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर करता है जो तुम उसको कोड देते हो उसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हो उसे मशीन कोड में बदल देता है। A compiler is more intelligent than an assembler, it checks all kinds of limit range error etc। हमारा कंपाइलर जो है वो बहुत इंटेलिजेंट है। ये असेंबलर लैंग्वेज है जो वो हमारे सारे प्रकार चेक कर लेते हैं हमारा पूरा प्रोग्राम ठीक है, लिमिट कितनी है, रेंज कितनी है, एरर कितने हैं। अगर एरर होगा तो ये बताएगा कि यहाँ पर एरर है, अब इसको सही करो। बट
its program runtime is longer and occupies a larger part of memory. बट इसका जो रन रन के बाद but its program runtime is longer and occupies a large part of memory. ये हमारा जब रन करता है प्रोग्राम थोड़ा थोड़ा टाइम लेता है, ज्यादा टाइम नहीं लेता और लार्जर पार्ट ऑफ मेमोरी, लेकिन जब रन होकर आता है तो ये सारी थिंग बताता है हमारी कहाँ से क्या आया है. It has a slow speed because a compiler goes through the entire program and then translate the entire program into machine code. ये थोड़ा स्लो चलता है लेकिन बिल्कुल मशीन कोड के रूप में आपको प्रोग्राम देता है. हम पढ़ेंगे रोल ऑफ ए कंपाइलर. For converting the code written in a high level language into machine level language, ये हमारे कोड को कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में, so that computers can easily understand we use a compiler. तो हम कंप्यूटर में आसानी से कंपाइलर यूज कर सकते हैं. कन्वर्ट बेसिकली कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज to intermediate assembly language by a compiler and then assembled into machine code. ये हमारी सारी बेसिकली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरमीडिएट असेंबली लैंग्वेज, हमारा कंपाइलर होता है. ये सबको असेंबलेड द्वारा, जब इसमें असेंबलेड लगता है तो हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज आ जाती है असेंबलर के द्वारा. देखो हाई लेवल लैंग्वेज और हमने इसमें कंपाइलर लगाया. ये रही हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, हमने इसमें कंपाइलर लगाया, ये हमारी कन्वर्ट हो गई मशीन लेवल लैंग्वेज में. कंपाइलर एडवांटेज ऑफ कंपाइलर. कंपाइलर के एडवांटेजेस. कंपाइल कोड रन फास्टर इन कंपैरिजन टू इंटरप्रेटर कोड. ये हमारे रन फास्टर करता है और इंटरप्रेटर कोड देता है, मतलब आउटपुट. कंपाइलर हेल्प इम्प्रूव टू सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन. कंपाइलर के पास एप्लीकेशन की सिक्योरिटी होती है इम्प्रूव करने की मदद से. कंपाइलर गिव डिबगिंग टूल्स विच हेल्प इन फिक्सिंग एरर इजीली. इसमें कंपाइलर में डिबगिंग टूल्स होते हैं जिनकी सहायता से हम एरर्स आसानी से ढूंढ सकते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपाइलर. कंपाइलर के डिसएडवांटेजेस देखो. द कंपाइलर कैन कैच ओनली सिंटैक्स एरर एंड सम सेमेटिक एरर्स. कंपाइलर हमारा ये नहीं बताते हमारे सिंटैक्स में एरर है या सेमेंटिक में एरर है. बस यही डिसएडवांटेजेस है कंपाइलर की. पर ये जरूर बता दें हमारा ये एरर है कहाँ पर, वहां पर आप जाकर बिल्कुल सही कर सकते हो. completion can take more time in the case of bulky code. हमारा इसमें टाइम बहुत लगता है इस केस में, और कंप्लीशन करके बुल्की कोड में चेंज कर देता है. व्हाट इज इंटरप्रेटर. जो हमने अब कंपाइलर पढ़ा है ये आपको पढ़ना जरूरी है, हमारा बेसिक है. अगर हम इसको नहीं पढ़ेंगे तो हमारे आगे सी लैंग्वेज जो हमारी पीएचटी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में सी लैंग्वेज है वो हमें समझ में नहीं आएगी. तो हमें बेसिक पढ़ना जरूरी है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है. पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. बस अगर एग्जाम में पूछेगा आपके तो इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इनके बीच में क्या अंतर है ये पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा. और फिर भी इनको समझ लिया एक बार, ये इम्पोर्टेंट है. और अगर मेरी क्लास पसंद आ रही हो, मैंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर की भी बनाई थी, पीएचडी की भी बना रहा हूँ, और सारे सब्जेक्ट की भी आएगी, मैथमेटिक्स, आईकेएस और हमारा एनवायरनमेंट,
इंग्लिश पीसीए में अब सिलेबस है, इंग्लिश भी आ गई है, इंग्लिश की बनाऊंगा मैं। अगर समझ में आ रही हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ दो आप। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन इंटरप्रेटर। एन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम टू ट्रांसलेट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारा जो इंटरप्रेटर है वो हमें प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है इनटू अ कंप्रेहेंसिबल लैंग्वेज के द्वारा, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और कॉम्प्रिहेंसिबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। द इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल टू अन इंटरमीडिएट लैंग्वेज। इंटरप्रेटर हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जो हमारा कंपाइलर ना हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इट कंटेन्स प्री-कंपाइल्ड कोड, सोर्स कोड, etc. इसके कंटेंट जो है हमारे प्री कंपाइल कोड, सोर्स कोड एक्सेट्रा है। इट ट्रांसलेट ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एट ए टाइम। यह बस एक टाइम में एक ही स्टेटमेंट को प्रोग्राम का एक ही स्टेटमेंट ट्रांसलेट कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता। इंटरप्रेटर मोर ऑफन देन नॉट सिमिलर देन कंपाइलर। इंटरप्रेटर कंपाइलर के जैसा सेम नहीं है। रोल ऑफ एन इंटरप्रेटर। सिंपल रोल ऑफ एन इंटरप्रेटर is to translate the material language into a target language। जो हमारा इंटरप्रेटर का रोल है, ये हमारे मटेरियल लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। An interpreter works line by line on a code। इंटरप्रेटर जो काम करता है लाइन बाय लाइन कोड होना चाहिए जब काम करता है। इट ऑल्सो कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। देखो इसमें आ गया है यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। यही काम हमारा कंपाइलर भी कर रहा था, और यही काम हमारा इंटरप्रेटर भी कर रहा है। तो मैं बता दूं आपको, आप कंफ्यूज ना हो, ये उसके जैसा कन्वर्ट करता है, कंपाइलर के जैसा हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बिल्कुल सेम नहीं करता। यहाँ पर देखो हाई लेवल लैंग्वेज, हमने इसमें इंटरप्रेटर लगाया, और ये हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज। यहाँ पर लिख दिया है पहले इंटरप्रेटर, जो लिखा है क्योंकि बिल्कुल सेम नहीं करेगा लेकिन थोड़ी मोड़ी कर देगा। एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर के एडवांटेजेस। प्रोग्राम रिटर्न इन ऑन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और इजी टू डिबग। अगर हम प्रोग्राम को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये आसानी से डिबग करेगा, वरना नहीं करेगा। ये इसके एडवांटेजेस है। Interpreters allow the management Interpreters allow the management of memory automatically, which reduce memory error risk। जो हमारा इंटरप्रेटर है हमारे मेमोरी ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ मेमोरी को ऑटोमेटिकली अलाउ करता है, विच रिड्यूस मेमोरी एरर रिस्क। इसमें मेमोरी एरर का रिस्क होता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इज मोर फ्लेक्सिबल देन अ कंपाइल्ड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज को मोर कई बार फ्लेक्सिबल करके कंपाइल्ड लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर के डिसएडवांटेजेस। द इंटरप्रेटर कैन रन ओनली द corresponding interpreted program। Interpreted codes run slower in comparison to compiled code। पहला देखो, the interpreter can run only the corresponding interpreted program। इसकी डिसएडवांटेज सबसे बड़ी यही है कि हम
इंटरप्रेटर यूज करेंगे तो हमें इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग में, मैंने ऊपर ही बताया था एडवांटेज में, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में ही हम प्रोग्राम लिखेंगे तभी रन होएगा, वरना इंटरप्रेटेड नहीं माना जाएगा। इंटरप्रेटेड कोड runs slower in comparison to compiled code। यह धीरे धीरे compiled कोड में कन्वर्ट होता है। बेसिक आउटपुट हमारे अब यहाँ पर हमारे इंटरप्रेटर और कंपाइलर खत्म होते हैं। यहाँ देखो बेसिक आउटपुट इन सी। द printf function is used to print formatted output to standard output stdout, which is generally the console screen. It is one of the commonly used function in C। The printf function, जो हमारा printf function है वो कहाँ यूज होता है? प्रिंट फॉर्मेट, जब हम कोई प्रोग्राम के बीच में प्रिंट करते हैं, एम्प्टी प्रोग्राम है, अगर उसमें हमें कुछ प्रिंट करना होता है तो वहाँ पर printf फॉर्मेटेड लगता है। प्रिंट फॉर्मेटेड मतलब printf आउटपुट, printf फंक्शन स्टैंडर्ड आउटपुट stdout। It is one of the most commonly used function in C। यह कॉमन, सबसे कॉमन फंक्शन है। जैसे हैशटैग इंक्लूड stdio, ये भी चेंज हो जाता है, लेकिन printf हमारा कभी चेंज नहीं होता। printf करना पड़ेगा। सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स देख लो। printf कॉलम, जो ये हमारे ऊपर कॉलम कॉलम से लगे हुए इन्हें हम कोटेशन मार्क कहते हैं। कोटेशन मार्क के अंदर फॉर्मेटेड स्पेस स्ट्रिंग, कोटेशन मार्क बंद क्लोज, कोमा, वेरिएबल्स, फिर ओबलिंग वैल्यूज, फिर हमारा ब्रैकेट क्लोज और सेमी कोलन भी है। जहाँ पर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, अब सोचोगे ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग क्यों आया? तो स्ट्रिंग डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द आउटपुट एंड इंक्लूड फॉर्मेट स्पेसिफायर। हमारे स्ट्रिंग हमारे स्ट्रक्चर के जो आउटपुट और इंक्लूड फॉर्मेट स्पेसिफायर है उसको डिफाइन करता है हमारा। वेरिएबल्स एंड वैल्यूज, एग्रीमेंट arguments passed to printf that will replace the format specifier in the formatted string। आर्गुमेंट पास टू printf, हमारे जो आर्गुमेंट है ये हमारे printf से ही पास होता है, printf के अंदर लिखे जाएंगे ये। और printf ही यूज नहीं होगा तो ये कहाँ पर लिखे जाएंगे? printf हमारा कॉमनली यूज है, ये तो हर प्रोग्राम में यूज होना है। that will replace the format specifier in the formatted string। जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है फॉर्मेट स्ट्रिंग में रिप्लेस होता है। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक। The following example demonstrate the use of printf for output in different cases। देखो, include stdio, इसका तो पता है। include hashtag includes stdio standard input output h header file। फिर यहाँ पर int main, ये फिर सिंपल ब्रैकेट बंद, फिर हमारे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। फिर अगर आपको ऐसे करके लगाना है तो ये प्रिंट नहीं होगा। हमने ये यहाँ पर लगा रखा है प्रिंट सम टेक्स्ट, ये हम समझाने के लिए लगा है। यहाँ पर लगे प्रिंट एफ, फिर ब्रैकेट में फिर ऊपर वाले कॉमा, फिर फर्स्ट प्रिंट लिख देंगे हम इसको। आप इसके अंदर हम अपना नाम भी लिख सकते हो। मैंने इसके अंदर फर्स्ट प्रिंट लिख दिया, फिर कोमा बंद, ब्रैकेट बंद, फिर सेमीकोलन। सेमीकोलन हमारा क्यों लगाया जाता है? जिससे हमारा पता चले यहाँ पर हमारी लाइन बंद हो गई है और हम नीचे आ गए हैं, एक्सक्यूशन हमारा नीचे हो गया है, वहाँ पर एग्जीक्यूशन बंद हो गया। अगर हम यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो ये एरर दिखाएगा। अब नीचे हम रिटर्न 0, फिर सेमीकोलन, फिर
कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और जब हम कंट्रोल F9 दबाएंगे या रन दबाएंगे तो हमारा फर्स्ट प्रिंट जो हमने प्रिंट के अंदर लिखा है बस वो ही रन होगा, और कुछ नहीं रन होगा, हमारा आउटपुट वो ही आएगा। फर्स्ट प्रिंट लिखा है हमने तो फर्स्ट प्रिंट लिखा है तो फर्स्ट प्रिंट ही आएगा हमारा। जो हमने कोटेशन मार्क के अंदर लिख दिया वही आएगा। एक्सप्लेनेशन: the text inside quotation mark is called a string in C। कोटेशन मार्क को सी में स्ट्रिंग या स्ट्रिंग इन सी, सी इन स्ट्रिंग कुछ भी कह सकते हैं हम इसको। स्ट्रिंग इन सी लिखा है मैंने यहाँ पर। दिस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। ये हमारा टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है। वी कैन डायरेक्टली पास स्ट्रिंग टू printf फंक्शन। द प्रिंट टाइम देम इन कंसोल स्क्रीन। जो हमारा printf के अंदर लिखा जाएगा स्ट्रिंग सी के अंदर या कोटेशन मार्क के अंदर, वो हमारा कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्रिंटिंग वेरिएबल्स, यहाँ पर वेरिएबल प्रिंट करेंगे। इंक्लूड stdio.h int main सिंपल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट ओपन int age। ये हमारे वेरिएबल्स हो गए टू 22। फिर हमने यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर लगा दी सेमीकोलन क्योंकि हमारी ये बंद होगी। आप सोचोगे इसके इसके पीछे ये लाइन डबल ओब्लिक यानी स्लैश और प्रिंट एज के पीछे ये क्यों नहीं लगाए सेमीकोलन, क्योंकि ये हमारा प्रिंट नहीं होगा, ये हमारा कमेंट में लिखा जाता है बस। प्रिंट कोटेशन मार्क परसेंटेज डी स्लैश एन, स्लैश एन हम इसलिए लगाते हैं, ये स्लैश एन इसलिए लगाते हैं कि हमने प्रिंट करा है तो एक ही लाइन में ना आए, नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाए। तो हमारा कोटेशन मार्क क्लोज कोमा फिर एज, हमें एज निकालनी है, वन सेमीकोलन रिटर्न 0। यहाँ पर देखो हम दबाएंगे रन या कंट्रोल F9 तो हमारा आ जाएगा आउटपुट 22। हमने एज कितनी प्रिंट करी थी 22, तो हमारी एज 22 आ गई। Here the value of variables age is printed। जो वेरिएबल्स की वैल्यू थी, वेरिएबल्स एज थी, वो प्रिंट हो गई हमारी। You may have noticed the percentage d is formatted string। आपने इसमें नोटिस किया परसेंटेज डी हमने इसमें क्यों लगाया, क्योंकि हमारा इंट है, हमारा फॉर्मेटेड में लगता है परसेंटेज डी। ये भी मैं आपको सारे बताऊंगा। इट इज एक्चुअली called a format specifier which is used as placeholder for the value in the formatted string। Basic input in C scanf function। printf फंक्शन होता है, C scanf फंक्शन होता है। तो ज्यादा से ज्यादा scanf फंक्शन यूज करने की कोशिश करो प्रोग्राम में, क्योंकि अगर एग्जाम में आप printf वाला क्वेश्चन भी scanf से कर पाओगे तो एग्जामिनर आपको फुल नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। scanf is used to read user input from the console। हमारा scanf फंक्शन है read user input कंसोल के द्वारा यूज होता है। it takes the format string and the addresses of the variables where the input will be stored। ये हमारा बताता है कि हमारा एड्रेस क्या है और हमें क्या एंटर करना है। स्कैनफ फंक्शन के अंदर का हम सिंटैक्स देखते हैं अब। स्कैनफ सिंपल ब्रैकेट कोटेशन मार्क के अंदर हम लिखेंगे
formatted slash string comma address dash of dash variables opening value फिर semicolon. Remember that this function takes the address of arguments where the read value is to be stored. जो हम लिखेंगे वही वैल्यू है रीड करेगा. स्कैनफ फंक्शन ये सबसे खास बात है. एग्जाम्पल ऑफ रीडर यूजर इनपुट. अब हम देखेंगे रीडर यूजर इनपुट का एग्जाम्पल. The following example demonstrate how to use the scanf and different user input in C. Reading on integer. Include stdio.h int main bracket int age semicolon printf entry और age. हम यहाँ पर लिखेंगे entry और age क्योंकि हमें स्कैनर फंक्शन यूज करना है. देखो रीड ऑन जैसे हम कमेंट में लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा. मैंने लिख दिया सिर्फ समझाने को. तो स्कैनर फंक्शन परसेंटेज क्योंकि यहाँ पर इंट यूज हो रहा है, यहाँ पर इंट यूज हो रहा है तो हम यहाँ पर स्कैनर प्रिंट में लिख दिया जो हमें प्रिंट करना है एंट्री और एज. स्कैनर परसेंटेज डी कोटेशन मार्क के अंदर कोमा एंड एज. अब यहाँ पर देखो प्रिंट द एज प्रिंट एफ. हम एक बार और लिखेंगे एज इज क्योंकि जो हम यहाँ पर लिखेंगे एंट्री और एज रन करने के बाद एज मांगेगा जो हमें एंटर करनी पड़ेगी. जैसे आपकी 18 है, 20 है, 25, 30 जितनी भी है आप अपनी एज एंटर करना हो एज मांगेगा. फिर वहां पर आएगा नीचे एजेस और जितनी आपने एज एंटर करी है जितनी लिखा है, मान लो 18 लिखी है तो वहां पर एज इज 18 आएगा. अब यहाँ पर एज के स्टार्ट में योर लगा दो तो योर एज इज 18 आ जाएगा. यहाँ पे मैंने डबल डॉट लगाया है सेमी कोलन सिर्फ कोलन परसेंटेज दिया. आप यहाँ पर इनटू इक्वल टू वन इक्वल्स टू वन मार्क भी लगा सकते हो. परसेंटेज स्लैश एन बताया तो अगली लाइन में रिमूव हो जाए. तो हमारे कोटेशन मार्क बंद एज कोमा फिर एज ब्रैकेट बंद फिर सेमी कोलन रिटर्न 0. ये देखो हमारा आ गया. यहाँ पर रन करते हैं उसने मांगा हमारा एंट्री और एज. हमने यहाँ पर कोलन लगाए थे बस तो हमारा कोलन ही आएगा. हम यहाँ पर वर्ड लगाएंगे ऊपर प्रिंट में तो एक वर्ड आएगा. हमने एंटर करी, मान लो मेरी एज 25 है 25, मैंने 25 डाल दिया. यहाँ पर आगे एज इज 25. यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम प्रिंट करेगा, थोड़ा भी अलग प्रिंट नहीं करेगा. एज इज ये कोलन लगाए 25. अगर आप यहाँ पर ये लगाओगे तो ये इक्वल्स टू का मार्क लगाओगे तो इक्वल्स टू ही आएगा, इक्वल्स टू प्रिंट होगा आपका. देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. परसेंटेज t is used to read an integer and और ये हमारा दूसरा एंड एज provides the address of the variables where input will be stored. जो हम लिखेंगे उसको ये रीड करेगा और प्रिंट कर देगा. देखो यहाँ पर हम एक स्कैनर बनाने हैं कैर का. आपको ये तो बताइए होगा कैर का कैरेक्टर ch इंट का हमारा परसेंटेज डी ऊपर ही चल रहा था. तो हम देखेंगे इंक्लूड stdio h int main यही ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट कैर ch ऊपर नहीं लगाया था क्योंकि ऊपर हमने यूज नहीं किया. तो प्रिंटफ एंटर करेक्टर और ये डबल डॉट स्लैश एन इसलिए लगाए इसलिए नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगी. यहाँ पर देखो स्कैनफ परसेंटेज सी
एंड CH सी, ये कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है, हमारा प्रिंटर में लिखा है वो प्रिंट होगा। इसका मतलब ये हमारा कैरेक्टर मांगेगा। प्रिंटर हमने कमेंट में दे दिया कैरेक्टर। यहाँ पर देखो प्रिंट एंटर इज कैरेक्टर इज, जो हमने कैरेक्टर दिया है उसको एंटर कैरेक्टर इज लिख के जो हम देंगे उसको आगे प्रिंट कर देगा। कोलन परसेंटेज स्लैश एन स्लैश एन, अगली लाइन में मूव कर जाएगा। मूव करते ही इसको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, हमारा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। CH ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन रिटर्न 0 सेमीकोलन, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, एंड में कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी है वरना हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। ये देखो हमारा आउटपुट आएगा, प्रिंट कर सकता है एंटर अ कनेक्टर। मैंने कहा तो ये हमारा करेक्टर, हमने करेक्टर ए टाइप कर दिया तो इसने दिया एंटर करेक्टर इज ए। अगर हम यहाँ पर कुछ भी प्रिंट कर दें ए की जगह एंटर करेक्टर बी कर देते प्रिंट एंटर, तो एंटर्ड करेक्टर इज बी आता हमारा। जो प्रिंट करोगे वही आएगा, जो एंटर करोगे वही आएगा। सो गाइस, अगर की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब बढ़ाओ जिससे मैं और वीडियो डाल सकूँ और आपको अपडेट जल्दी जल्दी मिल सके। आप अगर सब्सक्राइब कराओगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूंगा, वरना टाइम लगेगा। ये हमारा पहला प्रोग्राम था। अगर आज की वीडियो समझ आई हो तो कमेंट में बताना, अगर नहीं आई हो तो भी बताना, और कोई डाउट हो इसमें तो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, मैं बता दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप का, आप उस पर कर लेना। वैसे मैंने पोस्ट में डाल रखा है QR कोड, आप कॉन्टैक्ट में जाकर न्यू कॉन्टैक्ट में एक QR कोड आता है छोटा सा, उससे स्कैन कर लेना, आप सीधा उस ग्रुप में आ जाओगे। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।